आज हम लोग संसाधन के रूप में लोग में शिक्षा का क्या महत्व है उसको देखेंगे। देखेंगे सबसे पहले जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता मुख्य रूप से स्वास्थ्य और कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। मनुष्य की जो स्वास्थ्य होती है और उसमें जो ट्रेनिंग दिया जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरा चीज़ है कि जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। मतलब किसी देश की जनसंख्या जितनी पढ़ी लिखी होगी, जितनी उसमें कौशल विकास होगा, वो देश उतना ही परिपूर्ण और समृद्ध होगा। हम लोग जापान का एक एग्जाम्पल देखे हैं कि जापान के पास कुछ भी नहीं है लेकिन वहाँ का जनसंख्या में गुणवत्ता है, इसलिए वो विकसित। आगे देखेंगे कि साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या देश की परिसंपत्तियाँ होती हैं। हम लोग घर में भी देखते हैं कि घर में यदि कोई बीमार व्यक्ति हो जाए तो वो कोई काम नहीं कर पाता बल्कि उसका देखभाल करना पड़ता है, उसके ऊपर पैसे खर्च करना पड़ता है। तो यदि देश की सभी जनसंख्या बीमार पड़ जाए तो हमारे देश के लिए क्या हानि होगा। इसलिए सरकार ने स्वास्थ्य जनसंख्या को विकास के लिए ध्यान देती है ना, क्योंकि जानती की मुख्य संपत्ति स्वस्थ जनसंख्या होती है। हम लोग और देखेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। हमारा देश की संस्कृति को मजबूत करना है, हमारे विरासत को मजबूत करना है, या फिर हमको अपने देश की राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। सभी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्रशासन की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। हमारा जो प्रशासनिक कार्य होता है, जैसे IAS होते हैं, IPS होते हैं, या फिर आप लोग ब्लॉक में काम होता है, या जिला स्तर पे काम होता है ना, या राष्ट्रीय स्तर पे जो भी काम होता है, अधिक शिक्षित और साक्षर जनसंख्या हो तो हर चीज़ को, हर नियम कानून को आसानी से समझेंगे तो हमारा देश का विकास होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि पहली शिक्षा के विकास के लिए शुरू से ही ध्यान दिया जा रहा। तो हमारा देश के आज़ाद हुआ तो पहली पंचवर्षीय योजना में हर साल सरकार 5 वर्ष के लिए योजना बनाती है ताकि देश का विकास हो। तो पहली पंचवर्षीय योजना में 151 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया गया था, जो बढ़कर 2020-21 में 99,300 करोड़ रुपये हो गए, है ना। आज हम लोग इसको सकल घरेलू उत्पाद GDP के रूप में देखेंगे। हमारे देश में जितने भी आय होती है उसको GDP में मापते हैं। तो GDP में देखेंगे तो 1951-52 यानी पहली पंचवर्षीय योजना जिसे बनी थी 1951-52 में, वो कुल GDP का 0.64% केवल शिक्षा पर खर्च किया गया था, जो बढ़कर 1920-21 में 3.1% बजटीय अनुमानित कितना खर्च करने का टारगेट रखा गया। कुल बजट का जितना पैसा बजट में बना उसका कुल बजट का 3.1% है शिक्षा पर खर्च करने का। लेकिन RBI के रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा पर 2.8% खर्च किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि 1951 स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो उसके अनुसार भारत में साक्षरता दर 18% था। मतलब कि 100 लोगों में 18 लोग पढ़े लिखे थे, जो 2018 में बढ़कर ये 85% तक पहुँच गया। अभी 2025-26-27 में जनगणना होगा, उसके अनुसार नए आंकड़े आएंगे। ये बता रहे हैं कि महिला को शुरू से पढ़ने नहीं जाता था, जिसके चलते परिणाम ये हुआ कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर अधिक है। तो कितना अधिक है? लगभग 16% साक्षरता दर पुरुषों में ज़्यादा है, महिलाओं में कम है। अब तो लड़कियों को भी पढ़ने का समान अवसर दिया जा रहा है, तो अब समानता होनी चाहिए, फिर भी बहुत ज़्यादा। तो अब देखेंगे कि जैसे महिला पुरुष में साक्षरता में पढ़े लिखे में अंतर है, वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम साक्षरता दर है, शहरी क्षेत्रों में अधिक है। तो कितना अधिक है? लगभग
14.2% साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों में अधिक है। अब लोग देखेंगे शिक्षा के समान अवसर को प्रदान करने के लिए, सभी को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत है। जिसके चलते सरकार ने 2010 ईस्वी में स्कूल चलो अभियान चलाए थे, स्कूल चले हैं। और साथ में 2005 ईस्वी में स्कूलों में बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए मिड डे मील कार्यक्रम, दोपहर के भोजन योजना शुरू किया गया था, है ना, वो अभी भी संचालित है। और MDM का शुरुआत, दोपहर के भोजन योजना का सबसे पहले शुरुआत 2005 ईस्वी में तमिलनाडु सरकार द्वारा तमिलनाडु से किया गया था। आज लोग देखेंगे कि सबके लिए समान अवसर को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों को प्री स्कूल, प्राथमिक स्कूल, प्री स्कूल होता है जिसको प्ले स्कूल कहते हो, है ना, आंगनबाड़ी से शुरू होता है, प्ले स्कूल शुरू होता है आंगनबाड़ी से लेके, प्राथमिक स्कूल से लेके मिडिल से माध्यमिक स्कूल स्तर तक के एक सतत प्रक्रिया के रूप में, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में विकसित किया गया, ताकि किसी बच्चे की पढ़ाई बीच में छूटे नहीं। हम लोग जनसंख्या की गुणवत्ता में पहला पॉइंट कर चुके हैं शिक्षा। दूसरा, जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करती है तो स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का स्थान हमारे जीवन में शिक्षा से भी अधिक है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ होगा वही कुछ कर पाएगा, स्वस्थ व्यक्ति ही पढ़ पाएगा, स्वस्थ व्यक्ति ही काम कर पाएगा। बीमार व्यक्ति एक बोझ के समान होता है। जो बीमार से ग्रस्त रहता है वो खुद अपना काम नहीं कर पाएगा, दूसरे के काम में भी बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए देखो, किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो कोई भी काम कर लेगा, कोई कंपनी में, कोई फर्म में, या कहीं सरकार के कोई वैकेंसी आती है तो पहले मेडिकल चेकअप होता है। यदि वो उसका फिट बॉडी है तो काम कर पाएगा, तभी रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। इसलिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, हमारे कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरा चीज है कि स्वस्थ व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। यदि अब सब सही हो, ठीक ठाक हो, तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो ना तो अपने लिए कर पाओगे, ना ही दूसरे के लिए कर पाओगे, है ना, एक माता पिता के लिए बोझ बन जाओगे। तो वो सबसे जरूरी चीज होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अपने कल्याण करने के लिए, हम खुद अपने आप को ठीक रखेंगे तभी तो दूसरों को ठीक कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले स्वास्थ्य जरूरी है, सही खान पान जरूरी है। इसके बाद देखा कि हमारा राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य, जो सरकार हमारी भारत सरकार नीति बनाती है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, परिवार कल्याण और लोगों को पौष्टिक आहार की पहुंच सब तक, यानी भारत की जनसंख्या पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। इसलिए भारत में स्वच्छ भारत मिशन चलाती है, साफ सुथरा मेडिकल कॉलेज खोलती है ना। अब देखें कि भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज है। पूरे भारत में मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए, जैसे हमारे पलामू में मेदिनी राम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, इसको हम लोग सदर हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। वहाँ उसी प्रकार से होता है कि 542 मेडिकल कॉलेज और 313 डेंटल कॉलेज है। डेंटल कॉलेज जहाँ पे दांत का इलाज होता है, दांत मेडिकल कॉलेज में सारी बीमारी, इसी प्रकार के सभी बीमारियाँ की बीमारी। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे भारत में कुछ राज्यों में मेडिकल कॉलेज केंद्रित हो गए, 4 में होते हैं। जैसे 4 राज्य बारे में बता रहा है, तो चारों राज्य दक्षिण भारत में पाते हैं, लगभग दक्षिण भारत में आते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन चारों राज्यों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसीलिए मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा है, और वो दक्षिण भारत में स्वास्थ्य सुविधाएँ ज़्यादा है, शिक्षित संख्या ज़्यादा है, वहाँ विकास की दर भी अधिक है। देखेंगे उसके बाद है कि भारत में जीवन प्रत्याशा क्या होता है? जीने के उम्र में स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, ज़्यादा लंबा जिएगा, तो जीने का उम्र कितने लंबे साल तक जिंदा रहते हैं, उनको लोग जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो हमारे देश में
जीवन प्रत्याशा बढ़कर 2016 में 69.4 वर्ष हो गया, मतलब लगभग 69 साल तक लोग एवरेज उम्र तक जिंदा रहते। तो पहले घट का अधिक। जापान जैसे देशों में ये उम्र है लगभग 80-85 प्लस। तो हमारी अभी की जीने की उम्र हमारी बहुत कम है, हम लोगों का जीने का जो समय है वो घट गया। इसको और बढ़ाने की जरूरत है, वो 70, 75, 80 तक करना है ना। अब देखते लोग 40 साल, 45 साल, 50 साल, कोई आदमी को गाँव देहात बीमारी हुआ, इलाज का सुविधा नहीं मिला, मर गया, 40 साल में मर गया, 45 साल में मर गया, 50 साल में, कारण से जीवन प्रत्याशा होता है। और जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। उसी प्रकार शिशु मृत्यु दर बता रहा है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि प्रत्येक 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में से 2 साल के अंदर, है ना, जितने बच्चे मर जाते हैं उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो बच्चों का मरना एक दुर्भाग्य होता है। कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर में बच्चे जन्म लिए हैं तो बच्चे जन्म के साथ तुरंत मरते हैं। ऐसे मरते जो मेडिकल फैसिलिटी नहीं हो, है ना। जब बच्चे को तब अधिकार का बच्चे मरते। तो 1951 में हमारे देश आज़ादी के प्रारंभिक वर्षों में हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 147 था, मतलब 1000 बच्चे जन्म लेते थे, उसमें से 147 बच्चे मर जाते थे। बहुत दुर्भाग्य है। धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटी हमारी सरकार बढ़ाई और 2020 में शिशु मृत्यु दर 28 पर आ गया है। कम है, इसको और काम करना है। बहुत सारे अभी भी 28 बहुत ज़्यादा है ना। अब हम लोग देखेंगे इसी प्रकार जन्म दर 2018 के अनुसार 2020 है, इसको 2 कर सकते हैं, एवं मृत्यु दर 6 है ना। मृत्यु दर 2018 के अनुसार 6 है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भारत सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को विकास के लिए ध्यान दे रही है और स्वास्थ्य जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब जनसंख्या के गुणवत्ता में तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो रोजगार का है। अब जब रोजगार नहीं मिलता तब हम लोग उसको बेरोजगार कहते हैं और बेरोजगारी की स्थिति किसी भी देश के लिए अभिशाप है। अब हम बेरोजगारी किसको कहेंगे देखेंगे। किस व्यक्ति को कहेंगे कि काम नहीं करता है। जब देश में प्रचलित मजदूरी के दर पर कोई व्यक्ति काम करने के इच्छुक है और उसकी योग्यता भी है और वो काम करने की क्षमता भी रखता है, फिर भी उसे रोजगार नहीं मिलता है, तब हम लोग उसको बेरोजगार कहेंगे, है ना। तो बेरोजगार तो हो सकता है कि जब उसको काम करने के लिए तैयार है, जो मजदूरी है, फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा, प्रचलित मजदूरी की दर पर, है ना, प्रचलित मजदूरी पर काम करने को तैयार है। हमारे देश में या किसी भी देश की जो ताकत होती है वो श्रम बल होती है। श्रम बल बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी देश की श्रम बल, बच्चे काम नहीं कर पाते उसको श्रम बल में गिनती नहीं करेंगे, बूढ़े भी काम नहीं कर पाते उसको भी श्रम बल में नहीं काम गिनती करेंगे। तो हमारे दायित्व हो जाते हैं बच्चे का। हमारा दायित्व बच्चों को देखभाल करना, हमारे दायित्व है बूढ़ों को देखभाल करना, बुजुर्ग को देखभाल करना। तो बच्चे बूढ़े को काम में नहीं गिनते हैं। तो श्रम बल में कौन आते हैं, वैसी जनसंख्या जिसका उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है, जिसका उम्र 15 साल से खाली 14 साल तक है तो पढ़ाई करने उसको 14 साल के उम्र तक अनिवार्य रूप से उसको शिक्षा ग्रहण करना है। 15 साल के बाद ही वो काम करने के लिए इसलिए सरकार कोई भी वैकेंसी निकालती है तो 18-17 के बाद ही वैकेंसी निकालती है। तो 15 से 59 वर्ष के बीच के लोगों की जनसंख्या को हम लोग श्रम बल कहते हैं, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो देश में जो बेरोजगारी व्याप्ति है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। दोनों में कुछ अंतर है, एक शहरी बेरोजगारी होती है और दूसरी ग्रामीण बेरोजगारी होती है, और दोनों की प्रवृत्ति में कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है। तो मुख्य रूप से देखेंगे कि शहरों में जो बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसमें मौसमी बेरोजगारी होती है और दूसरा पर्सनल बेरोजगारी होती है। और जो शहरों में होते हैं वो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा
होती है। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी कृषि से संबंधित। कृषि क्षेत्र में क्या होता है कि वर्ष के कुछ महीने काम मिलते हैं, जैसे बुआई, कटाई, धान को झाड़ना, गेहूँ को झाड़ना। जैसे बरसात के मौसम में लोग बहुत किसान बिजी आते हैं, कृषि मजदूर बिजी आते हैं, तो लगभग साल में 6-7 महीना किसान काम में लगे रहते हैं, कुछ महीने उसको काम नहीं मिलता। इसलिए इसको हम लोग मौसमी बेरोजगारी करते हैं, जो खेती से संबंधित है। मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः कृषि से संबंधित है, इसमें कृषि और कृषि मजदूर ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उसके बाद अब परछन बेरोजगारी। परछन बेरोजगारी को हम लोग कहेंगे अदृश्य बेरोजगारी, जो दिखाई नहीं देता, छिपा हुआ प्रतीत होता है। ये भी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारा इतना बड़ा खेती का भूखंड है, कि इस खेती में इस भूखंड पे 3 या 1 आदमी, जैसे हमारा दादा का इतना बड़ा भूखंड है खेत का। अब दादा के 2 बेटे हुए तो इसका 2 भाग में 2 बेटा हो गया, तो 2 भाग में डिवाइड हो गया। दादा अकेले पहले खेती करते थे, अब दादा का बंटवारा 2 भाई में हो गया, पापा के और चाचा के बीच में। अब यहाँ पर हमारा जमीन इतना बच गया। अब मान लेते हैं हमारे पापा, मम्मी, 2 भाई, यानी इसमें 5 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं। जबकि इस खेत में 4 आदमी काम करने के लिए काफी है। इस खेत में 4 आदमी काम करने या 3 आदमी काम करने के लिए काफी है। ऐसे मानते हैं 5 आदमी करते हैं खेती, तो इसमें हम 5 क्विंटल धान उत्पादन करते हैं। आज इसमें हम लोग 3 आदमी भी काम कर रहे हैं, तो भी 5 क्विंटल ही धान उत्पादन हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इससे यदि हम 3 आदमी को काम 2 आदमी को निकाल देंगे, तो भी हमारे उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन लग रहा है कि 5 आदमी काम कर रहे हैं, जबकि 2 आदमी तो बेकार लगेंगे। 2 आदमी को दूसरा काम में लगाएंगे तो हमारी उत्पादन बढ़ेगी। कोई फैक्ट्री में काम करने चल जाएगा, या कोई दूसरा काम करेगा, कोई दूसरा रोजगार करेगा। हमारे यहाँ चाहिए। तो इस प्रकार से 2 व्यक्ति को हम लोग परछन बेरोजगारी कहेंगे। वास्तव में वो काम कर रहे हैं लेकिन छिपे हुए, लेकिन उसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। और परछन बेरोजगारी भी कृषि से संबंधित। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे मैट्रिक, इंटर, BA, स्नातकोत्तर, MA करने के बाद बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। हमारे देश में 2 स्थिति आ गई है। एक, बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। दूसरी समस्या, जनशक्ति बढ़ती जा रही है। दूसरी और कौशल और ट्रेनिंग पाए हुए रोजगार युवकों की संख्या कम होते जा रही है। कौशल निर्माण, वैसे युवकों की संख्या कम हो रही है जो काम करना चाहते हैं लेकिन उसके योग्य नहीं पाए जा रहे। तो कौशल को विकास करना जरूरी है, किसी एक चीज पे फोकस करना जरूरी है। का दुष्प्रभाव देखेंगे। बेरोजगारी सबसे पहले हमारे देश के लिए एक अभिशाप होता है। बेरोजगारी जनशक्ति संसाधन की बर्बादी है। हमारे देश के युवा बेकार पड़े हुए हैं, कुछ काम नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बर्बादी ही कहेंगे। दूसरा कि बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। यदि घर में कमाने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, बाकी सब लोग बेरोजगार है, तो बोझ बढ़ रहा है। एक व्यक्ति पर सभी लोग निर्भर है, जिससे गरीबी बढ़ती है, अशिक्षा में वृद्धि होती है और हमारा विकास रुक जाता है। अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में बेरोजगारी भी अहितकर है। यदि हम काम करेंगे तो हमारा विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। लेकिन जब हम काम नहीं करते हैं तो हमारा अर्थव्यवस्था क्या होता है, पीछे हो जाता है, उत्पादन कम होता है और ये हमें मंदी की ओर ले जाती है, मंदीग्रस्त में धकेल देता है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो संसाधन है, क्या मानव संसाधन हो या प्राकृतिक संसाधन, दोनों की बर्बादी हो, ये चीज को ध्यान देना। और इसके बाद सामाजिक बुराई में वृद्धि होता है, जैसे मारपीट,
चोरी डकैती, अत्याचार, शोषण, घूसखोर, ये सभी चीज क्यों बढ़ रहे हैं? बेरोजगारी के कारण से। लोग को रोजगार नहीं मिलता है तो उसका ध्यान भटक जाता है और बुरे काम में वो संलिप्त हो जाते हैं। तो ये हमारी बेरोजगारी का दुष्प्रभाव है।